वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं वुड का घोषणा पत्र, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहते हैं। तो आपको, जैसे मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था, जब मैंने मैकाले मिनट पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि हर 20 साल पर जो भी आज्ञा पत्र होता था उसको किया जाता था, उस पर विचार किया जाता था और उसमें कुछ ना कुछ चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट होता था। तो मैकाले मिनट जब आया था वो हमारा आया था 1834 में, और वो भी चार्टर एक्ट 1833 के बाद। फिर कुछ कमियां रह गई थी मैकाले मिनट में। अंग्रेजी पर बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस किया था कि अंग्रेजी में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। इसकी वजह से क्या होता था कि जन सामान्य में एक कहीं ना कहीं उनको फील होने लगा था कि ये हमारे लिए एजुकेशन नहीं है, और वो शिक्षा जो थी वो कहीं ना कहीं सिर्फ उच्च स्तर तक ही सीमित रह गई थी। तो जब 1833 के बाद हमारा 1853 में 20 साल के बाद फिर एक नया घोषणा पत्र आना आना था, तो उस पर विचार किया जाना था। उस समय क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद ने क्या किया, वो विचार विमर्श करने लगे कि भारतीय शिक्षा की नीति में कुछ परिवर्तन किए जाएं या नहीं। तो ये समझ में आया कि नहीं, भारतीय शिक्षा नीति में भी बहुत सारी कमियां हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक संसदीय समिति की नियुक्ति कर दी। नियुक्ति होने के बाद क्या हुआ, जब नियुक्ति हो गई, चलिए जैसे ही नियुक्ति हुई, फिर कुछ आधारभूत सिद्धांत उस समिति ने बनाए। इन आधारभूत सिद्धांतों पे क्या हुआ कि कंपनी ने शिक्षा संबंधी कुछ घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। अब चूंकि ये जो समिति थी, इसका संचालन कर रहे थे, या फिर बोल सकते हैं आपके अध्यक्ष थे सर चार्ल्स वुड। तो चूंकि चार्ल्स वुड इसकी अध्यक्षता कर रहे थे इस समिति की, इसीलिए ये जो घोषणा पत्र आया भारतीयों की शिक्षा से संबंधित, इसी को बोला गया वुड का घोषणा पत्र। और या फिर बोला जाता है आप मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो ये तो हो गया कि वुड का घोषणा पत्र क्या है, हमने बैकग्राउंड में जान लिया। और ये घोषणा पत्र घोषित कब हुआ था, ये हुआ था हमारा, इसकी घोषणा की गई थी 19 जुलाई सन 1854 को। देखिए, इस पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं, पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दो बनते हैं, जैसे कि शिक्षा नीति 1854 जो है वो किसने तैयार की। तो ये वुड ने नहीं, बल्कि किसने तैयार करी थी, ब्रिटिश सरकार ने तैयार करी थी। लेकिन यही क्वेश्चन अगर थोड़ा सा चेंज किया जाए कि शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी, तो वो उसके लिए आंसर आएगा सर चार्ल्स वुड। ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि ये जो घोषणा पत्र था, ये कितने अनुच्छेदों का अभिलेख था, तो ये होता है 100 अनुच्छेदों का अभिलेख था। ठीक है। अब हम बेसिकली पढ़ेंगे कि वुड ने क्या क्या अपने इस रिपोर्ट में, अपने अभिलेख में क्या क्या दिया, जिसकी वजह से भारतीय शिक्षा में क्या सुधार हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वुड के आदेश पत्र में क्या सिफारिशें उसने दी थी, यानी मेन रिकमेंडेशंस ऑफ वुड्स डिस्पैच। तो पहले उनकी जो रिकमेंडेशन थी वो आप देख रहे हैं, वो था शिक्षा का दायित्व। वुड का ये मानना था कि जो शिक्षा का दायित्व है वो सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये कंपनी तक ही सीमित है तो फिर क्या होगा कि कुछ लोगों को शिक्षा मिल पाती थी और कुछ लोगों को नहीं। तो अगर सरकार इसका दायित्व ले लेगी तो ये शिक्षा क्या हो जाएगी, सभी जगह फैल सकेगी, है ना, और लोगों का आकर्षण भी शिक्षा के प्रति क्या होगा, बना रहेगा। सेकेंड पॉइंट हमारा है, जो इस आदेश पत्र में था, उन्होंने सिफारिश की कि शिक्षा का कुछ उद्देश्य होना चाहिए। वो उद्देश्य क्या क्या होंगे, पहला तो इनके अनुसार ये इनको लगता था कि भारतीयों का मानसिक विकास किया जा सके, शिक्षा ऐसी हो जो भारतीयों के मानसिक विकास को कर सके। फिर सेकंड इन्होंने कहा कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का भी परिचय दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि रूढ़िवादिता भी खत्म होगी और लोग क्या होगा, इनकी ग्रोथ होगी। ठीक है। थर्ड इन्होंने बोला कि जीवन स्तर को उठाने के लिए भी शिक्षा का होना बहुत ही आवश्यक है, वो भी पाश्चात्य शिक्षा। तो उस पर उन्होंने फोकस किया। और अंग्रेजी माल की डिमांड बढ़ सके, जो कुछ भी वो मैन्युफैक्चर करते थे उसकी डिमांड के लिए क्या होगा, कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए दोनों के बीच में। तो सामान्य पर जो लोग हैं, जन सामान्य है, उसके बीच में और जो कंपनी है उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए भी उन्हें एजुकेट करना क्या था, बहुत ही जरूरी था। फोर्थ पॉइंट इन्होंने बोला कि नैतिक और चारित्रिक विकास किया जाना भारतीयों का बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और पांचवा क्या था, राज्य सेवा हेतु सुयोग्य कर्मचारी चाहिए थे, जो कि सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से ही तैयार किए जा सकते थे। तो इन्होंने कहा कि इन सारे उद्देश्यों को ध्यान रख करके ही हमें शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए। कुछ रिकमेंडेशंस इनकी और थी, चलिए हम पढ़ते हैं कि शिक्षा की पाठ्यचर्या। इन्होंने शिक्षा की पाठ्यचर्या के बारे में देखिए क्या क्या कहा। पहला पॉइंट कहा कि
प्राच्य भाषा और साहित्य को भी स्थान दिया जाना चाहिए। मैकाले मिनट ने क्या किया था कि प्राच्य साहित्य को पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया। उनके अकॉर्डिंगली क्या था कि ये बहुत रूढ़िवादी विचारों विचारों से भरा है। इसमें बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें कही गई हैं, जैसे कि दूध और खीर के तालाब वगैरह, रबड़ी के तालाब, तो ये सारी चीज़ें जो प्राच्य साहित्य वो उसको पूरा यूज़लेस बता दिया था मैकाले ने। लेकिन वुड ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वुड जानते थे अगर हम ऐसा करेंगे तो जो भारतीय है वो कहीं न कहीं भड़क जाएँगे। तो ये इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्राच्य भाषा और साहित्य दोनों को ही स्थान दिया और बोला कि नहीं, इसकी भी शिक्षा होनी चाहिए, इसके भी लिए भी पैसे वगैरह खर्च करने चाहिए। सेकंड क्या था, प्राच्य ज्ञान विज्ञान को भी स्थान दिया इन्होंने। इन्होंने ये कहा कि ये स्पष्ट किया कि अगर हम किसी को बलपूर्वक बोले कि नहीं यूरोपीय ज्ञान को आप लीजिए, तो बलपूर्वक अगर ऐसा किया जाएगा तो वो विद्रोह कर देंगे। तो ऐसा नहीं करिए, उनके भी ज्ञान विज्ञान को थोड़ा स्थान मिलना चाहिए, जिससे वो क्या हो, हमारी तरफ और आकर्षित होंगे। तीसरा इन्होंने कहा धार्मिक शिक्षा की सीमित छूट दे दी। सीमित छूट से मतलब ये था कि इन्होंने ईसाई मिशनरियों के लिए बोला कि हाँ, आप स्कूलों में बाइबल रख सकते हो और चाहो तो उसकी शिक्षा दे सकते हो, लेकिन अन्य धर्मों के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर इनकी एक रिकमेंडेशन थी शिक्षण विधि। शिक्षण विधि किस तरह की होनी चाहिए? इसके लिए इन्होंने बोला कि जो माध्यम रखा जाए पढ़ाते वक़्त वो अंग्रेजी भाषा रखी जाए और देशी भाषा, लेकिन ऐसा सिर्फ़ प्राथमिक कक्षाओं में किया जाए। ठीक है? और अगर उच्च स्तर की कक्षा है, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अंग्रेजी के माध्यम से ही शिक्षा दी जानी चाहिए। इनके रिकमेंडेशन में एक बहुत अच्छी बात थी कि इन्होंने शिक्षकों के लिए भी कुछ इम्प्रूवमेंट किए। उन्होंने कहा कि शिक्षक मेहनत बहुत करता है, लेकिन उसकी सैलरी क्या होती है, कम होती है, जिसकी वज़ह से उसका पढ़ाने में मन भी नहीं लगता, है ना? और वो इस तरह के प्रोफ़ेशन की तरफ आना भी नहीं चाहता। तो इन्होंने शिक्षक के वेतन में वृद्धि करने का प्रस्ताव भी इसमें रखा। और आज भी देखिए तो शिक्षकों की सैलरी कहीं न कहीं बहुत अच्छी है, जिसकी वज़ह से लोग एजुकेशन की तरफ और शिक्षक बनने की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। फिर इनका एक और पॉइंट था कि शिक्षार्थियों के हेतु जो है ये छात्रवृत्ति रखी जाए। इन्हें लगता था जो निर्धन छात्र हैं वो शिक्षा से सिर्फ़ इसलिए वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं और अपनी लाइफ़ को वो अच्छी तरह से एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। सो इन्होंने क्या किया कि उनको छात्रवृत्ति प्रोवाइड करके उन्हें शिक्षा की तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, कुछ और रिकमेंडेशंस अभी बची हुई हैं कि शिक्षण संस्थाएँ, इसके बारे में इन्होंने बोला कि जो भी शिक्षण संस्थाएँ हमारे देश में खोली जाएँ, वो अलग-अलग स्तर की संस्थाएँ होनी चाहिए। जैसे कि अलग-अलग स्तर का मतलब प्राइमरी लेवल पे अलग एजुकेशन दी जाए, फिर मिडिल लेवल पे अलग एजुकेशन दी जाए, हायर लेवल पे अलग एजुकेशन दी जाए। इन सब का करिकुलम भी इसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंगली डेवलप किया जाए। तो ये विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग, और जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, उसके लिए अलग शिक्षण संस्थान खोले जाएँ। और सामान्य एजुकेशन इसके लिए अलग शिक्षण संस्थान खोले जाएँ, तो इस तरह की बातें इन्होंने की। फिर सेकंड था व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना। इसका पर्पज़ सिर्फ़ ये था कि वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलप्ड हों, मतलब वो ऐसी शिक्षा ग्रहण कर सकें जिसकी वजह से वो अपने रोज़गार को चला सकें, अपना जीवन यापन सही प्रकार से कर सकें और जो कुछ भी उनकी योग्यता है वो निखर कर के बाहर आए। फिर थर्ड इनका था विश्वविद्यालयों की स्थापना। इसकी स्थापना का उद्देश्य सिर्फ़ इतना था कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उच्च शिक्षा के लिए योग्य हैं और उन्हें उच्च शिक्षा देने से क्या होगा कि ब्रिटिश जो सरकार है, वो अपना कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरह से कर सकेगी और भारतीयों को उच्च शिक्षा अगर मिलती है, तो उनके यहाँ शासन करना और आसान हो जाएगा, उन्हीं को एज़ मतलब कर्मचारी नियुक्त करके। तो इसलिए विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की गई। फिर हमारा इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी कि जन शिक्षा। जन शिक्षा का क्या मतलब था? उनको लगता था कि ये जो शिक्षा है, ये कहीं किसी वर्ग तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये मास कम्युनिकेशन में होनी चाहिए, सभी लोगों तक शिक्षा पहुँचनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने मैकाले का जो निस्यंदन सिद्धांत था, सबसे पहले उसको निरस्त कर दिया। दूसरा इन्होंने क्या किया, जन शिक्षा के प्रचार के लिए इन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की वृद्धि कर दी। फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या किया कि जो निर्धन छात्र थे, उसको उन्होंने छात्रवृत्ति प्रदान करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, निर्धन छात्र लोग भी शिक्षा के लिए आकर्षित होने लगे और शिक्षा लेने लगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या किया कि देशी और मिशनरियों के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे, उसके लिए उसको भी प्रोत्साहित किया।
फिर इन्होंने यूरोपीय ज्ञान विज्ञान जो था उसको भी प्रोत्साहित किया और उसको कोशिश ये की कि वो भारतीय भाषा में उसको अनुवाद करके लोगों तक पहुंचाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को क्या होगा, यूरोपीय ज्ञान विज्ञान की शिक्षा मिल सकेगी। नेक्स्ट इनका जो रिकमेंडेशन था वो था कि स्त्री शिक्षा। इनको लगता था कि अगर स्त्रियां शिक्षित होंगी तो हमारा समाज जो है वो भी शिक्षित होगा, क्योंकि स्त्रियां कहीं ना कहीं घर पे पूरे घर पर अपना कमांड रखती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी फैमिली से जुड़ी हुई होती हैं, बेसिकली बच्चों से। तो इन्होंने कहा स्त्री शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया कि जो बालिका विद्यालय हैं वो खोला जाए, उसको विशेष अनुदान दिया जाए और इसके साथ-साथ जो लोग स्त्री शिक्षा में सहयोग दे रहे हैं, उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाए। तो ये 2 रिकमेंडेशन इसके लिए उन्होंने ये दी। फिर मुस्लिम शिक्षा के बारे में क्या कहा कि उनको लगता था कि जो मुस्लिम हैं, वो बहुत ही कम शिक्षित हैं और ये वास्तविकता भी थी। उस समय के जो मुस्लिम थे, वो शिक्षा के प्रति आकर्षित नहीं थे, वो बहुत ही कम शिक्षा लेते थे, स्कूल बहुत कम जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उसके लिए कुछ विशेष स्कूल खोल दिए, जैसे मदरसा, मकतब, इन सबको प्रमोट किया। और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम बच्चे जो हैं इन्हें स्कूलों तक लाने की पूरा प्रयास किया जाए, तो इसका प्रचार प्रसार भी किया लोगों के बीच में। फिर व्यावसायिक शिक्षा के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि व्यावसायिक विद्यालय खोले गए थे। व्यावसायिक शिक्षा देना जरूरी क्यों था, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता था, लोग अपने रोज़गार से जुड़ी हुई चीज़ें करना चाहते थे। तो इनको लगा बहुत उच्च शिक्षा अगर सबको दी जाती है तो बेरोज़गारी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कहीं न कहीं वो चाहते थे कि स्किल्ड एजुकेशन दी जाए। स्किल्ड एजुकेशन से क्या होगा, लोग इतने सक्षम हो जाएँगे कि वो अपना रोज़गार खुद जो है डेवलप कर पाएँगे। आज मोदी ने भी इसको बहुत सपोर्ट किया हुआ है कि स्किल डेवलप करिए आप अपना, सिर्फ़ दूसरों पे डिपेंड मत रहिए। सो क्या हुआ कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। अब इससे क्या होता था कि इनको साथ ही साथ में एक शैक्षिक योग्यता वाले कुशल कर्मचारी भी मिल जाते थे। फिर नेक्स्ट इन्होंने शिक्षक शिक्षा पर भी ध्यान देने की बात की। इन्होंने कहा अगर शिक्षा का स्तर उठाना है, तो जो हमारे टीचर हैं इनके लिए भी एक वेल ट्रेन्ड जो है इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, जहाँ पर ये सीख सकें कि कैसे एक अच्छा शिक्षक बनना जा सकता है। और जब इनको ये सारी ट्रेनिंग दी जाएगी तो ये एक अच्छे शिक्षक बन पाएँगे। फिर हमारा कुछ और रिकमेंडेशंस रह गई हैं, वो हम पढ़ते हैं। शिक्षण संस्थाएँ के बाद धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा के बारे में इन्होंने, मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ़ मिशन स्कूल्स जो थे उनको छूट दी कि हाँ, बाइबल रख सकते हो, आप चाहो तो ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हो, लेकिन और सारे उसके लिए वो तटस्थ रहे और सारे धर्म के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सहायता अनुदान प्रणाली। ये कहते थे कि जो शिक्षण संस्थाएँ हैं, उसको कुछ आर्थिक सहायता देनी चाहिए। ऐसा करने से शिक्षण संस्थाएँ डेवलप करेंगी और वहाँ पे टीचर्स अच्छी तरह से एजुकेट हो जाएँगे, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा डेवलप हो जाएगा, तो लोगों का आकर्षण भी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर हमारा एक और रिकमेंडेशन थी कि क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना की जाए। जो वुड्स थे वो किसी पर्टिकुलर एक लेवल पे एजुकेशन नहीं देना चाहते थे। उन्होंने जितना ही लोअर लेवल की एजुकेशन को प्रमोट किया, उतना ही हायर लेवल को भी प्रमोट किया। इन्होंने कहा एजुकेशन को कई लेवल्स में बाँट देने से क्या होगा कि लोगों की साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉर्ट आउट कर दी जा सकेंगी। उनके मानसिक स्तर को देखते हुए उन्हें शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। तो जैसे एक कम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, उसके लिए उन्होंने प्राइमरी स्कूल खोल दिया। फिर जो बच्चे थोड़ा-सा उनसे हायर लेवल पे होते हैं, यानी थोड़ी-सी ज़्यादा एज ग्रुप होती है और मेंटल लेवल थोड़ा-सा हाई होता है, उसके लिए मिडल स्कूल, हाई स्कूल्स खोले गए। फिर उसके ऊपर जिनके मेंटल लेवल हैं, फिर उन सब के लिए कॉलेज खोले गए, फिर विश्वविद्यालय खोले गए। तो जो वुड्स का डिस्पैच आया था, इन्होंने एजुकेशन में इतना ज़्यादा रिफ़ॉर्म कर दिया कि आज जो हमारा आधुनिक युग में हम एजुकेशन ले रहे हैं, वो कहीं न कहीं इनसे बहुत ही प्रेरित होकर के इस तरह की एजुकेशन हमारे यहाँ दी जा रही है। अब हम अगर नेक्स्ट देखें तो कुछ हमारी जो रिकमेंडेशन, ये सारी रिकमेंडेशंस हो गई। नेक्स्ट है हमारा कि बोर्ड की शिक्षा नीति का भारतीय शिक्षा पे क्या योगदान रहा, यानी कैसे इन्होंने भारतीय शिक्षा को प्रभावित किया। अब देखिए कि एक तो था कि इनकी जो शिक्षा नीति आई थी उसका एक लॉन्ग टाइम और एक शॉर्ट टाइम ये इफेक्ट हुआ था, है ना। तो इन्होंने लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम कुछ इफेक्ट इनका देखने को मिला। तो चलिए हम देखते हैं क्या रहा, शॉर्ट टाइम इफेक्ट क्या था।
शॉर्ट टाइम इफेक्ट की अगर बात करें तो पहला पॉइंट हमारा है 1856 तक क्या हुआ, सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग खोल दिए गए। ठीक है, शिक्षा विभाग खोलने से क्या हो गया कि जो राज्य का उत्तरदायित्व था वो अच्छी तरह से उसका निर्वाह हो सकता था। फिर इन्होंने सभी प्रांतों में सहायता अनुदान प्रणाली की भी बात की। इन्होंने कहा आर्थिक सहायता दी जाए, जितना हो सके व्यक्तिगत प्रयासों को भी किया जाए और इस तरह से इंस्टीट्यूशन को चलाना बहुत ही आसान हो जाएगा। सभी स्तर के स्कूल कॉलेज की स्थापना भी की इन्होंने, जिससे अलग अलग मेंटल लेवल के लोग अलग अलग लेवल के स्कूलों में पढ़ करके एजुकेशन प्राप्त कर सकें। फिर इन्होंने नेक्स्ट क्या किया कि कलकत्ता और बम्बई में क्या किया, विश्वविद्यालयों की स्थापना कर दी। ठीक है, और कुछ और छोटी छोटी चीजें की थी इन्होंने, जैसे निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां देना, ये भी शॉर्ट टर्म इफेक्ट था। और शिक्षा का संगठन मनोवैज्ञानिक लेवल पे किया जाना, ही मैंने आपको बार बार बताया है। फिर क्या हुआ, जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट के साथ साथ लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी आया, यानी जो इफेक्ट जो काफी समय तक रहा। तो वो क्या था, वो देखिए, पहला है शिक्षा जो होगी वो राज्य का उत्तरदायित्व होगी। राज्य का उत्तरदायित्व होने की वजह से शिक्षा सब तक पहुंच पाएगी और कहीं ना कहीं राज्य इसके लिए क्या करेगा, पैसे देगा और सहायता भी देगा। तो एजुकेशन में क्या होगा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। और यही आज हुआ हमारे आधुनिक युग में, जब राज्य और राज्य क्या, अब तो समवर्ती उसमें सूची में आ चुका है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट जिसको बोलते हैं, तो उस समवर्ती सूची में आने की वजह से राज्य और केंद्र दोनों का उत्तरदायित्व हो गया है शिक्षा का। इसलिए आज हमारी शिक्षा बहुत ही फलीभूत जिसको कहते हैं वो हो गई है। अच्छा, फिर शिक्षा जो होगी वो राज्य के नियंत्रण में होगी, ये बात तो वुड्स डिस्पैच में कहा गया था। अब क्या है, अब दोनों सेंट्रल भी सपोर्ट करते हैं और राज्य भी करता है। इन्होंने थर्ड पॉइंट बोला कि सहायता अनुदान प्रणाली जो है उसकी निरंतरता रखी जाए। सहायता अनुदान प्रणाली की निरंतरता का क्या मतलब हुआ कि निरंतर जो है, जब जब स्कूल या विद्यालयों को सहायता चाहिए या पैसे चाहिए, तो उसकी सहायता जो है राज्य सरकार उन्हें करे, और व्यक्तिगत लेवल पे भी अगर कोई करना चाहता है तो वो भी ये काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा कि शिक्षा जो है वो शिक्षा संगठन विभिन्न स्तरों पर, वो कहते थे विभिन्न स्तर पे विभिन्न विभिन्न शिक्षण संस्थान खोले जाएं, है ना। कुछ तो ऐसे हो जो शिक्षण संस्थानों के ऊपर एज अ अथॉरिटी वर्क करे और अलग अलग लेवल पे अलग अलग एजुकेशन भी दी जाए। फिर हमारा देखिए नेक्स्ट क्या है, शिक्षा के उद्देश्य समय की मांग के अनुसार। उन्होंने ये बोला कि समय के साथ-साथ हमारी ज़रूरतें बदलती हैं, हमारे उद्देश्य भी बदलते हैं। तो हमें शिक्षा को ऐसा करना होगा कि हमारी जो डिमांड है, जो टाइम के अकॉर्डिंग हमारी नीड है, उसके अकॉर्डिंग हमारा करिकुलम हो और हमारी शिक्षा उसमें ही उसी को फ़ोकस करके दी जाए, जिससे लोगों में क्या हो, लोगों में शिक्षा के प्रति आकर्षण हो। उनको ये लगे कि उस शिक्षा को लेने से उनके जीवन में कुछ बदलाव हो सकता है। ठीक है? और उनका एक और था कि पाठ्यचर्या में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को भी शामिल किया जाए। उनको भी ये भरोसा था कि हमारा यूरोपीय साहित्य क्या है, वो बहुत ही उच्च है। तो वो अपने यूरोपीय साहित्य का ज्ञान विज्ञान देना चाहते थे, इसलिए पाठ्यचर्या में उन्होंने उसको भी शामिल किया। हाँ, लेकिन खास बात ये थी कि उन्होंने जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान है उसके साथ-साथ प्राच्य को भी महत्व दिया। इससे क्या हुआ, लोगों में आक्रोश जो था वो ब्रिटिशर्स के प्रति, उसकी एजुकेशन के प्रति वो थोड़ा-सा कम हो गया था। फिर इन्होंने नेक्स्ट ध्यान दिया कि जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर। जन शिक्षा का मतलब शिक्षा जो है वो जन सामान्य तक पहुंच सके, मास कम्युनिकेशन में हो, सभी तक पहुंच सके। स्त्री शिक्षा को भी उन्होंने फोकस किया। उन्हें लगता था स्त्री शिक्षित है तो परिवार शिक्षित है, परिवार शिक्षित है तो समाज शिक्षित है, और समाज अगर शिक्षित है तो हमारा पूरा राष्ट्र शिक्षित है। तो पूरे राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए वुमेन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये बात वुड्स ने बताई थी और उसके बाद आज भी इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना कहीं न कहीं बेरोज़गारी को कम करने को के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी था, और हमें ऐसी शिक्षा जब मिलती है जब वो हम अपनी लाइफ़ में अडॉप्ट कर सकें, जिससे हमें कुछ जिसका कुछ मेरिट होता है जिस एजुकेशन का, तो उसके प्रति आकर्षण अपने आप ही बढ़ जाता है। कुछ शिक्षाएँ जैसी थी, जैसे कृषि, चिकित्सा, इस तरह की शिक्षाएँ जो थी, जो भी उच्च शिक्षाएँ थी, उस सब के लिए उन्होंने लेकिन बोला कि अंग्रेजी में ही ऐसी शिक्षाएँ दी जानी चाहिए। क्योंकि यूरोपीय साहित्य में इस तरह की शिक्षाएँ जो है अवेलेबल हैं, लेकिन इसका माध्यम अंग्रेजी पे रखने पर ही उसे हम डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है?
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो चलिए हम उसे भी देख लेते हैं जो एज अ ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ये दोनों तो लॉन्ग क्वेश्चन की तरह बनेंगे, आप लोग इसको अपना देख लीजिएगा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम जन शिक्षा विभाग की स्थापना वो जो है कहाँ पे हुई थी, तो वो प्रांतों के मुख्यालयों पर हुई थी। सेकंड क्वेश्चन आता है जैसे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि जो शिक्षा नीति 1854 तैयार की गई थी वो किसने तैयार करी थी, तो वो ब्रिटिश सरकार ने करी थी। इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाने का मतलब ये है कि कोई वुड्स नहीं लिखेगा यहाँ पर, तो शिक्षा नीति के लिए क्या लिखेगा कि ये ब्रिटिश सरकार ने तैयार की थी। लेकिन यही क्वेश्चन चेंज होकर के अगर आए कि शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी, तो उसके लिए हम आंसर करेंगे सर चार्ल्स वुड को। जन शिक्षा विभाग जो है ये क्या था, तो जन शिक्षा विभाग कुछ नहीं, बस एक शिक्षा संचालन का कार्यालय था जो देखता था कि शिक्षा सब तक पहुंच पाए। फिर वुड का घोषणा पत्र, इसमें कितने अनुच्छेद थे, मैंने पहले भी बताया, तो इसमें कितने अनुच्छेद थे 100। ठीक है, तो इस तरह के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं इससे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइज, और अपने कमेंट्स भी लिखिएगा कि किस तरह से और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है या आपको क्या रिक्वायर्ड है बीएड से रिलेटेड, तो वो उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी। सो थैंक यू।